नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों, जिस प्रकार से हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो महाद्वीपीय प्रवास का सिद्धांत पढ़ा था, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कोबर का भूस्खलनती सिद्धांत और समझने की कोशिश करेंगे कोबर महोदय के अनुसार जो हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और या हिमालय का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो दोस्तों, कोबर का भूस्खलनती सिद्धांत। तो दोस्तों, कोबर के भूस्खलनती सिद्धांत के अनुसार दो बड़े बड़े भूखंड थे जिनको कोबर महोदय ने अग्र भूमि नाम दिया गया, यानी दो बड़े बड़े भूखंड थे। यानी एक तो ये भूखंड हो गया और एक ये इस साइड के दो भूखंड हो गए और इन दोनों के बीच में 33 सागर स्थित था। यानी दो बड़े बड़े भूखंडों के मध्य 33 सागर स्थित था और जो दो बड़े बड़े भूखंड थे उनको क्या नाम दिया गया दोस्तों? अग्र भूमि। अब दोस्तों, आपको सबको पता होगा कि जो भी जितने भी बड़े बड़े जो भूखंड होंगे तो उनमें नदियों का प्रवाह होगा, यानी जो भी भूखंड का मतलब जो दो बड़े बड़े पर्वत थे दोस्तों, पर्वतों के अंदर जो है नदियों का प्रवाह होता है, यानी पर्वतों से नदियां निकलती हैं और नदियां किस ओर बहती हैं दोस्तों? दोस्तों, ऊंचाई से निचाई की ओर, यानी उच्च से निम्न की ओर नदियां बहती हैं। तो दोस्तों, इधर से जो नदियां बहने लगी और जाकर 33 सागर में जम अपना जल डालने लगी। इधर से भी जितनी भी नदियां निकलती थी वो सारा का सारा जल 33 सागर में डालती थी, 33 सागर में जाल डालती थी। तो दोस्तों, नदियों के साथ अवसादों के जो है अवसाद जमा होते हैं। अवसादों में उनमें रेत भी होती है, कंकड़ पत्थर होते हैं या पशु पक्षी भी हो सकते हैं और जो पेड़ पौधे जितने भी होते हैं वो सब अपने जो नदियों के रास्ते में आते हैं उनको सबको बहा कर लेके आके वो 33 सागर में जमा कर देती है। और जैसे इस प्रकार से जैसे जैसे ये 33 सागर में जमा होती गई, समय बीतता गया, तो दोस्तों धीरे धीरे जो 33 सागर का हिस्सा था ये पूरा जो अवसादों से जम गया। और ये किस प्रकार से जमने लगा दोस्तों? पर्वतों परतों के रूप में, यानी परत दर परत ये 33 सागर में जमने लग गया। और जैसे ही पर्वतों के साथ साथ ये जमने लगा, परत दर परत जमने लगा, तो दोस्तों इसमें जो है इसमें जो दबाव पड़ने लगा। और दबाव दोस्तों, एक बार रुकना दोस्तों, मैं यहाँ पे इसको क्लियर करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों, जैसे जैसे इसमें अवसादों का जमाव हुआ दोस्तों, अवसादों के जमाव होने से दोस्तों चट्टानों का अवसादीकरण हुआ, यानी जो परत दर परत चट्टानें थी उनका अवसादीकरण शुरू हो गया और उनके कारण अवसादी चट्टानों का निर्माण हो गया। तो दोस्तों, जैसे जैसे नदियों के अवसादों के कारण जो 33 सागर था वो पूरा का पूरा मलबे से भर गया, यानी उसमें जो मलबा था वो जम गया और 33 सागर का जो ये भाग था इसमें अवसादी अवसाद जमा हो गए और अवसादी चट्टानियों का निर्माण हो गया। तो दोस्तों, अब जैसे जैसे ये ऐसे बढ़ता गया समय के साथ, जैसे ही यहाँ पे पहुंचा, तो दोस्तों यहाँ पे पहुंचा तो ये पूरा का पूरा हो गया और इसमें अब बल लगने लगा। कौन सा बल दोस्तों? संकुंचन बल लगने लगा। जैसे संकुंचन बल लगता है तो दोस्तों आप एक इसको ध्यान से समझना कि इधर है ये बहुत बड़ा सा पर्वत का टुकड़ा है, ये वाला ये एक बहुत बड़ा पर्वत का टुकड़ा है, एक इधर वाला और एक इधर वाला, ये दोनों बहुत बड़े बड़े पर्वत के टुकड़े हैं। और बीच में इनके पहले जो पानी हुआ करता था, परंतु समय के साथ साथ इनमें अवसाद जमा हो गए बीच के हिस्से में और अभी ये पूरा भर गया। तो यहाँ तक जैसे ये यहाँ तक भर गया, तो अब दोस्तों जो ये भूखंड है ये किस ओर प्रेशर लगाएगा? ये प्रेशर इस ओर प्रेशर लगाएगा दोस्तों, इस ओर प्रेशर लगाएगा। और ये वाला भूखंड है वो इस ओर प्रेशर लगाएगा। और बीच में क्या है दोस्तों? बीच में पूरा का पूरा जमा हुआ है, यानी अवसादी चट्टानें हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम किसी भी चीज को, यानी कोई भी चीज लें, जैसे हम कोई भी चीज लेते हैं उनके दोनों साइड से पकड़ के उसमें प्रेशर लगाते हैं, तो दोस्तों उनमें तीन क्रियाएं देखने को मिलती है। जैसे एक तो इस साइड से ये दो पर्वत है और या कोई भी चीज ले सकते हैं हम, जैसे कोई भी हमने रबड़ की बॉल ली या हमने रबड़ का एक गट्टा लिया, तो दोस्तों इसमें हम दोनों ओर से प्रेशर लगाएंगे। तो या तो ये ऐसे बीच में से, जैसे इधर से प्रेशर लगेगा इस साइड से और इस साइड से दोनों ओर से प्रेशर लगेगा, तो या तो ये बीच में से बाहर निकल जाएगा या फिर दोस्तों दूसरी कंडीशन क्या होगी कि ये दो चट्टानें हैं, हम इस इधर से और इधर से प्रेशर लगाएंगे, कोई भी चीज हो, जिस भी चीज को हम दोनों साइड से पकड़ के प्रेशर लगाएंगे, तो एक कंडीशन तो बनती है कि वो चीज है वो बीच में से बाहर निकल जाए। और दूसरी कंडीशन क्या बनती है दोस्तों? कि वो बीच में से बाहर न निकल के यहाँ किनारों के पास से बाहर निकल जाए, दोनों किनारों के पास से बाहर निकल जाए ऐसे। क्योंकि ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि किनारे हमेशा मुलायम होते हैं किसी भी चीज के। देख सकते हो कि जो उसका मध्य भाग है वो हमेशा कठोर होगा और जो किनारे हैं वो हमेशा मुलायम होंगे। और सबसे पहले रबड़ की बात करें तो हम रबड़ दोस्तों किनारों से ज्यादा मुड़ाव खाता है। तो इस प्रकार से ऐसे इसमें संकुंचन बल लगा, संकुंचन बल का लगने से दोस्तों ये जो जितने भी चीज थी इनमें दो कंडीशन बनती है, या तो वो
ये बीच में से बाहर निकलता है संकुचन बल लगने से, या फिर किनारों से बाहर लगता है तो बाहर निकलता है। तो दोस्तों ये कहाँ से बाहर निकला, तो दोस्तों ये है जो बीच में से बाहर न निकल के, क्योंकि बीच में इसमें अधिक ठोस घनत्व था, क्योंकि परत दर परत चट्टानों का निर्माण हो चुका था और अवसादी चट्टानें बन चुकी थी, इसलिए ये बीच में इसमें घनत्व ज्यादा हो गया, बीच में का हिस्सा ये कठोर हो गया, और ये जो साइड के जो कॉर्नर वाले भाग थे, यानी जो ये कॉर्नर वाले भाग थे, ये दोनों कॉर्नर वाले भाग थे, ये दोनों बाहर निकल गए इस प्रकार से। इस प्रकार से निकल गए तो दोस्तों हमारे साथ सामने संरचना कैसी बनी, तो दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार की जो है संरचना देखने को मिलती है हमें। कौन किस प्रकार से दोस्तों, जो यहाँ तक तो है, ये यहाँ तक तो ये हो गया अपना जो अग्र भूमि का एक हिस्सा, और इस साइड हो गया ये अग्र भूमि का दूसरा हिस्सा। और जैसे ये बीच का पूरा 33 सागर था, इसमें अवसादी चट्टानों का निर्माण हो चुका था, तो ये जो दो कॉर्नर वाले हिस्से थे, दोनों साइड के जो कॉर्नर वाले हिस्से थे, वो इस प्रकार से बाहर निकल गए, यानी इस प्रकार की एक पर्वतानुमा आकार की जो संरचना बन गई, इस प्रकार से दोनों साइड से ये बाहर निकल गए। बाहर निकल गए तो ये पर्वतों का रूप ले लिया, और जो बीच का हिस्सा था वो वैसा का वैसा स्थिर रहा, क्योंकि उसमें घनत्व अधिक था, वो कठोर अधिक था, इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो वैसा का वैसा रह गया। तो उस वैसा का वैसा रह गया, तो दोस्तों हमारे पास तीन संरचनाएं सामने आई। तीन संरचनाएं कौन कौन सी हो गई दोस्तों, दोस्तों एक संरचना तो ये हो गई इस साइड की, दूसरी संरचना, यानी दो संरचना तो कॉर्नर कॉर्नर से मिल गई हमें जो बाहर निकली, और तीसरी जो मिडिल में जो बीच वाली संरचना जो स्थिर रही, वो तीन संरचनाएं हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों अब ये तीन संरचनाएं कौन कौन सी देखने को मिलती है उसका हम अध्ययन करते हैं, यानी वो कौन कौन सी तीन संरचनाएं हमें देखने को मिली। तो दोस्तों वो जो तीन संरचनाएं देखने को मिली, सबसे पहले हमें देखने को मिला हिमालय, यानी जो इस साइड की एक साइड से जब संकुचन बल लगा, तो जो एक अगर भूमि का हिस्सा और 33 सागर का कॉर्नर वाला हिस्सा है, वो हिमालय के रूप में बन गया, यानी ये इधर वाला हिस्सा हिमालय बन गया। और जो दूसरी साइड का था, इसके बाद जो बीच वाला था, उसे मध्य पिंड नाम दिया गया, जिसे हम तिब्बत का पठार कहते हैं। यानी जो मध्य पिंड था, यानी जो बीच वाला हिस्सा रहा, दोनों कॉर्नर के जो बीच में स्थिर रहा जो स्थान है, जिसमें कोई हलचल नहीं हुई, अत्यधिक घनत्व होने के कारण, अत्यधिक कठोर होने के कारण, वो मध्य पिंड कहलाया है। और उसमें तिब्बत का, उसे हम आज क्या कहते हैं दोस्तों, तिब्बत के पठार के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों बीच वाला हिस्सा कौन सा हो गया दोस्तों, तिब्बत। और पहला वाला जो कॉर्नर वाला हिस्सा, एक कॉर्नर वाला हिस्सा कौन सा हो गया दोस्तों, हिमालय। अब दोस्तों दूसरा दूसरा जो है कुनलुन पर्वत के नाम से जाना जाए, यानी जो दूसरा अग्र भूमि का हिस्सा था, जो इस साइड वाला हिस्सा था, ये हिस्सा था, और ये 33 सागर का ये हिस्सा, ये किस नाम से जाना, जो बाहर उभर कर निकल के आए, जो पर्वतों का निर्माण हुआ इसके दबाव के कारण, उसे क्या कहा गया दोस्तों, कुनलुन पर्वतमालाएं या कुनलुन पर्वत श्रृंखलाएं। यानी हम ये भी देखते हैं कि जो तिब्बत का पठार है, उसके एक साइड हिमालय है और दूसरी साइड कुनलुन पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यानी एक साइड तो इसके हिमालय देखने को मिलता है हमें, और दूसरी तरफ कुनलुन पर्वत श्रृंखला है। इसलिए जो संकुचन बल लगा जो 33 सागर में, और जो दो बड़े बड़े अग्र भूमि के जो जिनको भूखंड थे उनके मध्य, तो उनसे जो कॉर्नर वाले हिस्से दो पर्वतों के रूप में निकल कर बाहर आए, और बीच वाला हिस्सा तिब्बत का पठार बन गया। इसलिए जो कुनलुन पर्वत श्रृंखला है, आप देख सकते हो कि जो तिब्बत की दूसरी साइड है, और जो तिब्बत का पठार है उसकी दूसरी साइड है, और जो हिमालय है, जो हमारे नवीनतम पर्वतमाला हिमालय, वो तिब्बत के पठार की एक साइड है। तो इस प्रकार से हमें, इस प्रकार से जो कोबर के भूस्खलन सनंती सिद्धांत के माध्यम से हम देखते हैं कि जो हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो दोस्तों ये था कोबर के सिद्धांत के द्वारा हिमालय की उत्पत्ति। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं इसका विस्तार पूर्वक, ये मैंने आपको समझाया, अब इसको देखते हैं। तो दोस्तों कोबर का भूस्खलनती सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, लियोपोल्ड कोबर। लियोपोल्ड कोबर कौन थे दोस्तों, कोबर जर्मनी के एक प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री थे। कोबर के अनुसार हिमालय का निर्माण दो विशाल भूखंडों में संकुचन गति के कारण हुआ। मैंने बताया ना दोस्तों, बीच वाला हिस्सा स्थिर रहा, और दोनों साइड किनारों वाले में जैसे ही दबाव लगा, तो वो किनारे बाहर की ओर निकल गए, यानी दो विशाल भूखंडों के मध्य संकुचन गति के कारण हुआ। कोबर ने बताया कि यह भूखंड अग्र भूमि 33 सागर को घेरे हुए थे, यानी जो दो पर्वत जो भूखंड थे, वो 33 सागर को दोनों ओर घेरे हुए थे, आपने देखा, और बीच में स्थित था उनके 33 सागर। तो दोस्तों 33 सागर में लगातार अवसादों के जमाव के कारण भारी मात्रा में अवसादों का निक्षेपण हुआ, यानी दोनों जो भूखंड थे उनसे, भूखंडों से नदियों के द्वारा अवसाद उनमें जमा होते रहे, और अवसादों के जमाव के कारण अवसादों का निक्षेपण हुआ, और परत दर परत ये 33 सागर की तली में जमा होते गए, यानी जो भी परत परत दर परत, यानी 33 सागर की, यानी नदियों के जो जितने भी अवसाद आए, वो 33 सागर के अंदर जमा होते गए। और दोस्तों इसके बाद ऊपरी
और अवसादों के दबाव के कारण अवसादों का अवसादीकरण शुरू हो गया, जिसमें अवसादी चट्टानें बनना शुरू हो गई। यानी दोस्तों जैसे ऊपर एक सबसे पहले अवसादी अवसादों के अंदर एक परत बनी, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, इस प्रकार से जो परत दर परत बनी, तो ऊपरी परतों के दबाव के कारण नीचे वाली जो चट्टानें थी उनका अवसादीकरण होना शुरू हो गया। और अवसादीकरण शुरू होने के कारण दोस्तों कोबर के अनुसार अगर भूमि के दबाव के कारण दोनों किनारों पर भूखंडों में वल पड़ने लगा। यानी जैसे जो अवसादी चट्टानें बनने शुरू हो गई, तो जो हिस्सा था, मध्य जो हिस्सा था, जो 33 सागर का हिस्सा था, उसके कारण बल पड़ने लगा। यानी वो फैलने लगा। पहले तो स्थिर था, जैसे ये बीच में से बल पड़ेगा तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जो 33 जो अवसादी चट्टानें हैं वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, और बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो बाहर कौन नहीं निकलने देगा दोस्तों? बाहर है जो अगर भूमि के जो दो बड़े बड़े भूखंड हैं वो बाहर नहीं निकलने देंगे। तो वो फिर बाहर नहीं निकलने देंगे तो उसमें बल पड़ना शुरू हो जाएगा, यानी वो मुड़नी शुरू हो जाएंगी। और मुड़ने शुरू होने लगी तो जिससे हमें क्या देखने को मिलता है, जिससे हिमालय तथा कुनलुन पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। यानी जैसे जैसे जो 33 सागर में बल पड़ा, और जो अगर भूमि के जो भूखंड थे उनके माध्यम में दोनों में के मध्य संकुंचन बल के कारण बल पड़ा, तो उनसे हमें कुनलुन पर्वत और हिमालय जो है देखने को मिलते हैं। यानी दो पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कम दबाव वाला मध्य पिंड है, उसने पठार का रूप ले लिया। यानी जो बीच वाला स्थिर भाग था, उसमें कोई बल नहीं पड़ा, या उसका अत्यधिक घनत्व था, इस वजह से वो स्थिर रहा, उसमें कोई बल नहीं पड़ा, इस कारण उसने पठार का रूप ले लिया। और दोस्तों हम आगे भारत के भौतिक विभाजन में पढ़ेंगे कि जो पठार है, पर्वत है, और जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, मैदानी भाग हैं, उनमें क्या अंतर होता है वो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों जो मध्य पिंड ने पठार का रूप ले लिया, जिसे हम आज तिब्बत का पठार कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि जो है कोबर के अनुसार जो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।